नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट कॉम में। मित्रों, आप सुन रहे हैं रानू द्वारा लिखित प्यासी नदी का चौथा और अंतिम भाग। मसूरी, कश्मीर, नैनीताल, कोडाईकनाल, जहाँ कहीं भी शिप्रा का मन हुआ तथा अवसर मिला, राजीव को लिए वह घूमती रही। जहाँ हवाई जहाज का साधन नहीं था, वहाँ उसने ट्रेन या कार का सहारा लिया। बड़े से बड़े होटल में ठहरी, अच्छी से अच्छी सोसाइटी का आनंद उठाया। शिप्रा के लिए हर बात पुरानी थी, फिर भी राजीव की संगति में उसने एक नई मिठास प्राप्त की। राजीव के लिए तो हर बात नई थी। शिप्रा पानी के समान रुपया बहाती तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता। अपने 250 रुपये जो उससे पंकज से मिले थे, उसने बाद में मौका निकालकर अपने घर भेज दिए। शिप्रा के साथ हर पल उसने अपने विचारों को पवित्र रखा, नज़रें भी कभी नहीं डगमगाईं। शिप्रा की लटों की छांव तले रहकर भी उसने अपना ईमान डगमगाने नहीं दिया। शिप्रा को उसकी यही बात बहुत प्रिय थी। राजीव की बाहों में रहकर वह अपने आप को संसार की हर गंदी नीयत से सुरक्षित समझती। उस पर विश्वास करके उसने अपने जीवन के सपनों में अनेक रंग भर दिए। उसने पहले ही इरादा कर लिया था कि शादी के बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। शादी वह तुरंत ही करना चाहती थी, परंतु राजीव टाल गया था। उसने बता दिया था कि माँ बीमार है, जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएगी शादी करके उससे आशीर्वाद लेना संभव नहीं। माँ अवश्य बीमार थी, परंतु शादी टालने का कारण कुछ और ही था। कुछ और कारण था कि वह यह चाहता था कि पहले पंकज और शिप्रा का मेल हो जाए। पंकज और शिप्रा सगे रिश्तेदार थे, बचपन ही से एक दूसरे को भाई समान समझते थे। पंकज का सुंदर नगर में रहते हुए कोठी के अतिरिक्त कहीं और ठहरना सम्मान की बात नहीं थी। एक पराये पुरुष की खातिर खानदान में झगड़ा हो, यह बात बहुत शर्म की थी। और फिर यह तो विवाह का मामला था। शिप्रा समय नष्ट करने के पक्ष में ही नहीं थी। जब जीवन का साथी इतना हसीन हो तो दूर दराज सफ़र भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। इसलिए वह राजीव को लेकर नगर नगर घूमने निकल पड़ी थी। बाजार में जहाँ कहीं भी जिस किसी वस्तु को राजीव ने एक पल से अधिक देख लिया, शिप्रा ने उसकी रुचि समझकर तुरंत उसके पगों में डाल दिया। इस प्यार और मोहब्बत से राजीव चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। परंतु जब कभी वह अकेला होता, जब शिप्रा बहुत रात होने के पश्चात अलग कमरे में आंख बंद करके जीवन के सुनहरे स्वप्न देखने लगती, तो राजीव को चुपके से आकर उसके घर की याद सताने लगती। वह सोचता शिप्रा तूफान की तेजी के साथ उससे प्यार कर रही है। कहीं यह तूफान अचानक ही थमकर खामोश ना हो जाए। तूफान के बाद खामोशी तो होती ही है। शिप्रा के प्यार के इस तूफानी शोर में उसके बूढ़े माँ बाप और बीमार माँ की सिसकियाँ भी नहीं सुनाई पड़ती। यह भी वह नहीं सोचती कि उसके पिता को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बहनों का भविष्य उस पर निर्भर है। 1 से 4 बार पहली तारीखें गुजर गईं, परंतु शिप्रा ने एक भी पैसा उसे नहीं दिया। वह अपने मुंह से किस प्रकार मांग सकता है? शिप्रा तो अपने आप ही उसके लिए इतना सब कुछ कर चुकी है और उसको अपना वेतन मांगना शर्म की बात मालूम पड़ रही थी। 500 मासिक के बजाय उसे 5000 तो उसके ऊपर ही खर्च कर दिया है, परंतु इससे उसके घर वालों का क्या बना? शिप्रा को वह किस प्रकार अपने घर की स्थिति समझाए? अपने दिल में वह क्या सोचेगी? अब तक उसके घर का क्या बना होगा? क्या हो रहा होगा वहाँ? 250 रुपये तो अगले मास की पहली तारीख की प्रतीक्षा में कभी के खर्च हो गए होंगे। अब तो उनका गुजारा भी कठिन हो गया होगा, परंतु खैर, वह एक न एक अवसर निकालकर अवश्य ही शिप्रा को अपनी मजबूरी समझाएगा। शिप्रा उसे गलत नहीं समझ सकती। उसे विश्वास था कि जब वह सुंदर नगर लौटकर वापस पहुंचेगा तो कोठी पर उसके घर से आए अगणित शिकायत भरे पत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शिप्रा के सारे पत्र रीडायरेक्ट होकर उसके पास आते रहे। गंगू काका को वह हर शहर में अपने ठहरने का स्थान तथा समय ट्रंक कॉल द्वारा सूचित करती रही थी। शिप्रा ने उसके पत्रों के बारे में कोई आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए राजीव खामोश ही रहा। उससे कुछ कहने का साहस नहीं होता। शिप्रा जिस समय वापस सुंदर नगर के स्टेशन पर पहुंची तो उसे आश्चर्य के साथ अत्यंत खुशी भी हुई कि उसके स्वागत में सेठ जमुना दास, उनकी पत्नी तथा सरोज ही नहीं बल्कि पंकज भी उपस्थित थे। प्लेटफॉर्म पर वह उतरी ही थी कि पंकज ने उसके गले लगा लिया। शिप्रा की आंखें झलक आईं। जब राजीव को भी उसने गले लगाया तो वह सिसक पड़ा। राजीव, पंकज ने बहुत प्यार से कहा, मुझे क्षमा कर दो। सरोज, अंकल और आंटी ने मुझे समझाया तो सारी बात मेरी बुद्धि में बैठ गई। अंकल और आंटी से उसका अर्थ सरोज के माता पिता से था।
बात जारी रखते हुए उसने कहा, यह क्या हमारे लिए कम है कि शिप्रा को तुमने प्यार करना सिखा दिया? उसके जीवन का तो रुख ही बदल गया है। हाँ बेटा। सेठ जमनादास ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा। शिप्रा के पिता मरते मरते मर गए, परंतु प्रयत्न करने के पश्चात भी ऐसा काम नहीं कर सके थे। आज निश्चय ही उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। राजीव इतनी सारी मोहब्बत पाकर धरती में गड़ गया। उसने कृतज्ञ दृष्टि से सरोज को देखा। यह सब उसी की कृपा है। उसके चेहरे पर खुशी थी, परंतु इस खुशी के पीछे ओठों की उठान में एक दर्द भी झलक रहा था, जिसे वह राजीव से नहीं छिपा सकी। अपनी पलकें सरोज ने फेर ली तो राजीव का संदेह और बढ़ गया। दिल में एक कांटा चुभा, शैवाल, परंतु सबके सामने वह कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर सका। मन के अंदर वह शंका समाई रही कि शैवाल से सरोज अब भी वह खाती है, कहीं वह उसकी खुशी न छीन ले। कोठी पहुंचकर राजीव को आश्चर्य हुआ कि उसका एक भी पत्र घर से नहीं आया है। शायद 250 रुपये उन्हें नहीं पहुंचे, परंतु रसीद देखकर उसे संतोष करना पड़ा। पत्रों के ना आने का कारण उसे जरा भी समझ में नहीं आया। संभवतः घर वालों के लिए वह मर चुका है, मरे भी क्यों नहीं। लगभग 4.5 महीने से उसने पैसे भी तो कुछ नहीं भेजे। उन 250 रुपये में होता ही क्या है। उसे अच्छी भली नौकरी मिल गई, फिर भी एक पैसा वह घर नहीं भेजता। वेतन ही नहीं मिला तो भेजे क्या। शिप्रा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है कि उसके 500 रुपये मांगना डूब मरने के बराबर है। अपने मन में वह क्या सोचेगी। इतने अरसे से उसका बंधक रहा घर भी बिक गया होगा। माता पिता तथा बहनें जाने कहाँ भटक रहे होंगे। शायद वहाँ नहीं रहे इसलिए उन्हें पत्र नहीं मिलता, शायद इसलिए उत्तर भी नहीं आता। उसने बारे में वह कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सका। उनके प्रति उसका चिंतित होना स्वाभाविक था, और इस चिंता को दूर करने के लिए उसने जब भी प्रयत्न किया, शिप्रा के सामने पड़ते ही साहस टूट गया। शिप्रा से वह कुछ भी नहीं कह सका। एक दिन उसके गेस्ट हाउस में शिप्रा और पंकज ने प्रवेश किया। दोनों ही गंभीर थे। पंकज के एक हाथ में लिफाफा था, दूसरे में एक पैकेट। राजीव के समीप ही बैठते हुए उसने उसकी ओर लिफाफा बढ़ा दिया। यह शादी का कार्ड है, पंकज ने उसकी चिंता देखकर कहा। शादी का? हाँ, शिप्रा की शादी का। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुमने हमारी बहुत मदद की है, पंकज ने गंभीर होकर कहा। एक बहन का स्वभाव सुंदरता में बदलकर तुमने एक भाई के सिर से बहुत बड़ा बोझ दूर कर दिया है, इसलिए शिप्रा की शादी में तुम्हें तो कार्ड देना ही था। राजीव को सर्प सूंघ गया। उसने आश्चर्य से पंकज को देखा, फिर शिप्रा को। शिप्रा की आंखों में उदासी भी थी और चमक भी। यह बड़े लोग अपना दिल बहलाने के लिए पैसों द्वारा क्या क्या ढोंग रचते हैं। गरीब और गरीब का दिल इनके लिए एक खिलौने से अधिक महत्व नहीं रखता। उसका दिल ही टूट गया। आवाज़ हलक में फंस गई। दिल रो तड़पने लगा। आखिर उसका कान समाप्त हो ही गया। क्यों, क्या हो गया? पंकज ने उसकी अवस्था पर गौर किया। शिप्रा की शादी से तुम्हें कोई खुशी नहीं? नहीं नहीं पंकज जी, यह बात नहीं, राजीव ने झट कहा और खड़ा हो गया। उसे पहली बार प्रतीत हुआ कि वह शिप्रा को बहुत अधिक प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। फिर भी दिल पर पत्थर रख लिया। गले में अटके थूक को घोटकर वह खिड़की के समीप जाकर खड़ा हो गया और पंकज की ओर पीठ किए हुए बोला, खुशी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? आप लोगों की खुशी स्थिर रखना तो मेरी नौकरी है, मेरा धर्म है। फिर वह पलटा। शिप्रा की ओर देखकर बोला, मुबारक हो शिप्रा जी, मुबारक हो मेम साहब। उसकी आवाज़ भर्रा गई। प्रयत्न करने के पश्चात भी आंखों के आंसू नहीं रुके। गुड, पंकज ने उसके दिल की अवस्था की परवाह किए बिना कहा और आगे बढ़कर पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। यह लो, इसमें कार्ड है, अपने शहर से जिनको बुलाना चाहो बुला सकते हो। जी, राजीव को समझा नहीं। अरे भाई, आखिर तुम्हें भी तो कुछ लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। पंकज के ओठों पर एक मुस्कान उभरी। क्या बारात तुम अकेले ही लेकर आओगे? जी जी जी। खुशी से राजीव के ओठ कांपने लगे। आंखों में आंसुओं की धारा उमड़ आई। इससे आगे वह कुछ नहीं कह सका। मन चाहता था वह पंकज के चरणों में गिर पड़े। इतनी सारी पहेलियां बुझाकर तो उसने उसे डरा ही दिया था। पंकज उसकी नादानी पर हंस पड़ा तो उसने शिप्रा को देखा। लाज के मारे दोहरी होकर वह घबराई और हिरनी समान चौकड़ियां भरती वहां से भाग गई। उसने पंकज को फिर देखा। जीजाजी। अब पंकज अपने असली व्यवहार पर आया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जिस किसी को भी बुलाना हो बुला लीजिए।
गिनती की चिंता मत कीजिएगा। अपने घर वालों को टेलीग्राम दे दें तो अच्छा होगा। वैसे शिप्रा ने उन्हें विशेष तौर पर लिखा है कि वे पत्र पाते ही यहाँ पहुँच जाएं। शादी अगले सप्ताह मंगलवार को निश्चित हुई है। यद्यपि यह कम समय है, फिर भी कार्ड मिलते ही सब चले पड़े तो 2 दिन पहले पहुँच सकते हैं। फर्स्ट क्लास का आने जाने का किराया मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास? राजीव ने एक गहरी सांस ली। उसके सारे परिचित लोग पैदल या रिक्शा या साइकिल से चलने वाले हैं और यात्रा करेंगे सब फर्स्ट क्लास में। उसे अपने लोगों पर शर्म आई। पैकेट उसने ले लिया। कल सुबह से आप रॉयल होटल में ठहरेंगे, पंकज ने फिर कहा। बारात वहीं से चलेगी। तब तक के लिए शिप्रा आपकी नज़रों से दूर हो जाती है। अधिक तड़प तो नहीं सताएगी? पंकज मुस्कुराया। राजीव झेम गया, फिर हंस पड़ा। बोला कुछ भी नहीं। अच्छा, गुड लक। पंकज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबा दिया और फिर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। राजीव ने अपने आप को साक्षात भाग्यवान समझा। इतने अच्छे लोग जिसके सगे संबंधी बनने जा रहे हैं। भगवान को उसने धन्यवाद किया और फिर जीवन के एक सुंदर स्वप्न में खो गया। राजीव ने अपने संबंधियों को कार्ड नहीं भेजा, किसी परिचित को भी नहीं बुलाया। उसके सभी जानकार देहाती थे। कुछ पढ़े लिखे होने के पश्चात भी असभ्य थे। जो थोड़ा बहुत सभ्य थे वे भी इतनी ऊंची सोसाइटी योग्य कदापि नहीं थे। उनके न सम्मिलित होने से उसका सम्मान बढ़ता नहीं, घट ही जाता। उसने अपने घर वालों को भी नहीं बुलाया, बल्कि ना आने की सौगंध दे दी। इतने महीने पैसे ना भेजकर यह अलग उसका गुनहगार था। जाने क्या अवस्था हो उनकी। शिप्रा ने तो बस लिख दिया और हो गया। समझ लिया कि उनके पास पैसे भरे पड़े हैं जो तुरंत चले आएंगे। वैसे वह स्वयं भी नहीं चाहता था कि उसके घर वाले अपनी गिरी हुई अवस्था लिए यहाँ पहुंचकर यदि शिप्रा का नहीं तो दूसरे मेहमानों का मजाक बने। शिप्रा की शादी में तो एक से एक बड़े लोग आएंगे। अपनी बहनों की अनुपस्थिति का अनुभव करके उसे अफसोस हुआ। फिर भी उसने सारी मजबूरियां माँ के आगे रखकर लिखा कि विवाह के बाद वह स्वयं शिप्रा को लेकर वहाँ आएगा। अब वे पत्र लिखने के बजाय उसकी प्रतीक्षा करें। तब शिप्रा अकेली रहेगी। अकेले में उसे अपने खानदान की गरीबी दिखाना शर्म की बात नहीं होगी। राजीव रॉयल होटल के एक स्वीट में रहने लगा था, जिसमें जो जब चाहे आकर उसका साथ दे सकता था। रात में सो भी सकता था। परंतु उसके घरवाले नहीं आए तो उसे किसी का भी साथ नहीं मिल सका। शिप्रा ने दोनों समय कार स्टेशन भेजनी चाही आरंभ कर दी, परंतु राजीव के घरवालों का पता ही नहीं था। उनके न आने पर वह दुखी होने के पश्चात भी संतुष्ट था। होटल में उसको सारी सुविधाएं प्राप्त थीं। शादी से एक दिन पहले रात लगभग 8 बजे वह नाइट गाउन पहने एक सोफे पर धंसा एक मैगजीन देख रहा था। आंखें पृष्ठ पर होने के पश्चात भी घरवालों की कमी से नम थीं। इस नमी में उसके जीवन का एक हसीन ख्वाब भी सम्मिलित था। सहसा पंकज ने कमरे में प्रवेश किया तो साथ में सरोज भी थी। राजीव झट उठ खड़ा हुआ। क्या बात है जीजा जी, आपके माता पिता बंधु आदि कोई भी नहीं आए? उसने आश्चर्य प्रकट किया। कार्ड तो उसी दिन भेज दिया था और पत्र भी सभी को डाल दिया है। राजीव ने सच्चाई जानकर भी गंभीरतापूर्वक कहा। आना तो चाहिए ही। वैसे कल का दिन तो अभी शेष है, शायद कल ही सब इकट्ठे आ जाएं। पंकज कल की आशा में दूसरी बातें करने लगा। राजीव ने देखा सरोज के मुखड़े पर आज भी वही सहमी सहमी मुस्कान है जिसे केवल वही समझ सकता है। उसका मन किया कि वह उसकी कोई सहायता करे, उसके काम आए। सरोज ने उसके एक छोटे से एहसान के बदले उस पर अपना कितना बड़ा एहसान लाद दिया है। उसी ने पंकज और शिप्रा का मेल कराया है। पंकज को उसके विरुद्ध नहीं खड़ा होने दिया। काश सरोज के लिए वह कुछ भी कर सकता। सरोज ने तो अपने आप को शैवाल के पंजे में इस प्रकार सौंप रखा है कि सरोज की शादी के बाद भी वह इससे लाभ उठाता रहेगा। लगभग 11 बजे जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक ही फ़ोन की घंटी बजी। उसने घड़ी देखी। नित नित फ़ोन की अंतिम घंटी बजने का समय। वह मुस्कुराया। ओठों पर एक नाम आया, शिप्रा। रिसीवर उसने कान में लगाया तो मध्यम धुनों में रंगीन कहके भी सम्मिलित थे। शायद शिप्रा की अंतिम कुमारी रात बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। हेलो, उसने कहा। आज हमारी जुदाई की अंतिम रात है। आवाज़ शिप्रा की थी, प्यार और मोहब्बत के नशे में चूर। जैसे पत्थर की चट्टान से पानी का नहीं, बहुमूल्य मदिरा का सोता फूट निकला हो। आज इन कुमारे ओठों से अंतिम बार गुड नाइट कबूल करो।
गुड नाइट शिप्रा जी। उसने भी इस सोते में डूब जाना चाहा। राजीव, कम से कम मेरे कुंवारे जीवन में एक बार तो मुझे मेरे नाम से पुकार लो, शिप्रा ने विनती की। जीजी के लिहाज से प्यार में कहीं ना कहीं अवश्य कोई कमी रह जाती है। गुड नाइट शिप्रा, राजीव ने जज्बाती होकर इतना कहा और झट स्पीकर पर हाथ रख दिया। बात जारी रखते हुए कहा, जी, ताकि शब्द जी शिप्रा से सुन सके। वह अपने छोटेपन के एहसास के कारण मानो स्वयं को संतोष देना चाहता था। गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट। शिप्रा और जज्बाती हो गई। राजीव ने उसकी सांसों की आवाज़ भी महसूस की और जब फ़ोन कट गया तो उसने रिसीवर को हल्के से चूम लिया। इस प्रकार मानो उसमें शिप्रा की सांसें सुगंध बनकर चिपक गई थीं। वह पलंग पर लेटने ही वाला था कि अचानक फिर फ़ोन की घंटी बजी। शिप्रा के विचार से वह मुस्कुराया। आज की रात से चैन भी नहीं किस प्रकार मिलेगा। रिसीवर ओठों से लगाकर बोला, हेलो। कौन? राजीव। आवाज़ किसी दूसरी लड़की की थी, फिर भी परिचित। हाँ, मैं सरोज हूँ। ओह, उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। कहिए, कैसे याद किया? तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी हैं। मुझसे? राजीव का दिल जोर से धड़का। उसने घड़ी देखी, बोला, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फ़ोन पर कहने वाली बात नहीं। राजीव ने एक पल सोचा। उसके विचार में सरोज का इस हसीन रात शिप्रा के यहाँ होना आवश्यक था। पूछा, आप कहाँ से बातें कर रही हैं? अपने बंगले से। शिप्रा के विवाह में दौड़ धूप करते करते थक गई तो आराम करने का बहाना लेकर यहाँ चली आई, ताकि तुमको समय से पहले चेतावनी भी दे दूँ। चेतावनी? राजीव के पैरों तले धरती खिसकने लगी। हाँ, ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। नहीं राजीव, यहाँ नहीं। सरोज झट बोली। तुम बाहर सड़क पर निकलकर आगे बढ़ो, मैं रास्ते में तुम्हें ले लूँगी। वहाँ होटल में भी तुमसे बातें करना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, आप आइए, मैं बढ़ रहा हूँ, राजीव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। फ़ोन बंद करने के बाद उसने झट कपड़े बदले। ठंड बहुत थी, इसलिए ऊपर से ओवरकोट भी चढ़ा लिया। इतनी रात में होटल से बाहर निकलते हुए मैनेजर ने उसे आश्चर्य से देखा। सड़क पर पहुंचा तो बादलों की परतें हटाकर चंद्रमा कभी कभी झांक लेता था। हवा कुछ अधिक ही तेज थी, या शायद उसने ऐसा इसी प्रतीत किया कि इतनी रात में वह एक युग के बाद खुले वातावरण में पैदल निकला था। लगभग 100 मीटर ही वह चला होगा कि एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसने झुककर देखा। सरोज स्टीयरिंग पर बैठी उसके लिए अपने समीप वाला दरवाज़ा खोल रही थी। वह झट अंदर बैठ गया। काफ़ी दूर तक दोनों चुपचाप रहे। सरोज मानो कहने ना कहने का निर्णय कर रही थी। शायद ऐसे नाजुक अवसर पर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, जो उसके जीवन का सबसे सुंदर समय था। परंतु राजीव अधिक देर तक अपने दिल की धड़कनों पर सब्र नहीं कर सका। आप कुछ कहना चाहती थी? उसने खामोशी तोड़ी। हाँ, सरोज ने कुछ पल बाद उत्तर दिया, इस प्रकार जैसे उसे याद आ गया हो। राजीव खामोश रहा। राजीव, कुछ देर बाद एक गहरे मोड़ पर कार चलाते हुए सरोज ने कहा, आज सुबह मेरे पास शैवाल आया था। आपके पास? हाँ, सरोज ने बात जारी रखी। वह चाहता है शिप्रा की शादी तुम्हारे साथ किसी भी अवस्था में ना हो। राजीव को मानो डंक मार गया। जिस दिन से उसे मालूम हुआ है कि शिप्रा और तुम्हारी शादी हो रही है, वह बहुत परेशान है। अपना हर प्रयत्न करने के बाद वह हार गया, क्योंकि एक बार भी तुम होटल से बाहर नहीं निकले, जो उसे तुमको किसी जाल में फंसाने का अवसर मिलता। और इसलिए आज सुबह मुझसे कहने लगा कि यदि मैं तुम्हें किसी बहाने उसके पास पहुंचा दूं, तो वह मुझे सदा के लिए अपने जाल से मुक्त कर देगा। परंतु मैं जानती हूँ वह बहुत बड़ा चांडाल है। अपना काम निकालने के बाद भी वह निरंतर मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता रहेगा। यदि मैं उसकी बातों पर विश्वास कर भी लूँ, तब भी कम से कम तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सकती। किसी की खुशी छीनकर अपनी खुशियाँ कभी इससे नहीं रहती। राजीव खामोश रहा, शैवाल को कोसता रहा और सरोज को दुआएं देता रहा। मैंने उसकी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कह दिया कि वह जो चाहे सो करे, मेरे विरुद्ध करे, परंतु यह पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकती। सरोज ने फिर कहा, वह तैश में आकर चला गया है, परंतु राजीव, मुझे डर है कि कहीं वह शैतान तुम्हारी शादी रोकने का और कोई रास्ता ना ग्रहण कर ले। वह समझता है कि तुम्हें किसी जुर्म में फांसकर शिप्रा के मन में अपने प्रति स्थान उत्पन्न कर लेगा।
उसे शिप्रा की दौलत की सख्त आवश्यकता है। यह बात मैं तुम्हें शाम ही को बता देना चाहती थी, परंतु पंकज के सामने कहने का प्रश्न ही नहीं होता था। पंकज को संदेह में डालकर मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं खोना चाहती। उसके बिना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी दूरी मुझसे सहन नहीं हो सकेगी। मैं नहीं समझता कि शैवाल अपने किसी मकसद में सफल होगा जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया है, राजीव ने पूरे विश्वास से कहा। फिर भी तुम होशियार रहना, सरोज ने राय दी। उसका कांटा आज तक मेरे शरीर में जहन बनकर चुभ रहा है। सहसा बर्फ पड़ने लगी तो सरोज ने अनुमान किया कि वे बहुत दूर निकल आए हैं। वाइपर चलाते हुए उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। बर्फ की फुहार कार की छत पर एक भयानक राग अलापने लगी। बर्फबारी के कारण सरोज को गाड़ी संभालना कठिन हो गया तो उसने चाहा स्टीयरिंग राजीव को सौंप दे, परंतु तभी एक मोड़ काटते ही सामने चमकती तेज हेडलाइट सरोज के मुखड़े पर इस प्रकार पड़ी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने कोई ट्रक आ पहुंचा था। दुर्घटना से बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी एकदम किनारे लगा दी, परंतु वहीं एक पुलिया थी। गाड़ी का भरपूर धक्का इन पर लगा तो वह पुलिया तोड़कर आगे निकल गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। राजीव और सरोज संभलने के पश्चात भी एक दूसरे से टकरा गए। सहसा बिजली चमकी तो उन्होंने देखा गाड़ी एक नाले में लटक गई है। आगे ढलवान थी। सरोज की सांस ऊपर नीचे होने लगी। अब उसने पूछा, आप इधर आइए, राजीव ने कहा। गाड़ी में बैक करके निकालता हूँ। सरोज उसकी ओर जाने के बजाय उचक्कर पीछे चली गई। राजीव ने स्टीयरिंग पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, परंतु वह एक गड़गड़ाहट के साथ ही खामोश हो गई। राजीव ने फिर प्रयत्न किया, परंतु विफल। गाड़ी गड़गड़ाहट से अधिक आशा नहीं दे सकी। राजीव निराश हो गया। मैं बाहर निकलकर देखता हूँ क्या बात है। राजीव ने गेट खोलना चाहा। अरे अरे, सरोज ने उसे टोका। बाहर अंधकार में तुम्हें दिखाई भी क्या देगा जो ठीक करोगे, मगर कुछ तो करना ही है। कुछ देर सब्र करो, सरोज ने राय दी। कोई गाड़ी इधर से निकलेगी तो उसी पर निकल चलेंगे। इसके अतिरिक्त चारा भी क्या है। गाड़ी कल सुबह कंपनी वाले मेरा फ़ोन पाते ही उठा ले जाएंगे। राजीव विवश हो गया। सरोज का कहना ठीक ही था। अंधकार में उसे दिखाई भी क्या देगा। समय बिताने के लिए वे एक दूसरे से बातें करने लगे। वर्षा की गति हर पल बढ़ती ही गई। बादल इस प्रकार गरजते कि सरोज के दिल के साथ गाड़ी की बॉडी भी कांप जाती। बिजली की कड़क से चट्टानों की छाती डगमगा जाती। हवाएं साएं साएं करती बर्फ के टुकड़ों के साथ इस प्रकार कार के शीशे से टकराती मानो इनको चूर चूर करके रख देंगी। आखिर बातें करते करते वे थक गए, परंतु किसी गाड़ी का इस ओर आना नहीं हुआ। समय काफ़ी बीत गया तो उनकी चिंताएं भी बढ़ीं, विशेषकर राजीव की। इस वर्षा में यदि कोई गाड़ी इस सड़क पर चलकर आ भी रही होगी तो रुकना आवश्यक है। पहाड़ी रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं। निराश होकर सरोज ने अपने आप को पिछली सीट पर लेटा लिया। कुछ देर बाद राजीव ने भी अगली सीट पर अपने पैर समेट लिए। सरोज कई दिन तक लगातार दौड़ धूप के कारण थक गई थी। उसकी पलकें बंद होने लगीं तो राजीव के विश्वास पर स्वयं को हवाले करके वे नींद के सागर में पहुंच गई। राजीव भी अधिक देर सब्र नहीं कर सका। बर्फ की परतें जब खिड़की के गड्ढों में जमकर मोटी होने लगी तो उसने किसी आने जाने वाली गाड़ी की आशा पूर्णतः छोड़ दी और आंखें बंद कर लीं। बिजली की कड़क तथा बादल की गरज देर तक उनके कानों में गूंजती रही। सहसा उसकी आंखें खुल गईं। उसने कानों में कार पीटने का स्वर सुनाई दिया। उसने उठकर देखा, सुबह हो चुकी है। ढेर सारे देहाती पहाड़ी बच्चे कार के शीशे को हाथों से पीट रहे हैं। कार चारों ओर से बंद थी, इसलिए उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला तो बच्चों के शोर सुनकर सरोज भी उठ बैठी। राजीव के पीछे वह भी बाहर निकल आई। वातावरण रात की वर्षा से अप्रभावित था। धूप छिटकी हुई थी। उन्होंने देखा कार वास्तव में आगे बढ़कर ढलवान पर लुढ़कने से बाल बाल बची थी। उसने सरोज को स्टीयरिंग संभालने को कहा और स्वयं बच्चों की सहायता लेकर सामने से धक्का देते हुए कार पीछे की। फिर सड़क पर दौड़ाकर चाहा कि वह स्टार्ट हो जाए, परंतु विफल रहा। उसने गाड़ी खोलकर देखा। कुछ पता नहीं चला। शायद कोई आंतरिक पार्ट टूट गया है। कुछ सोचकर उसने गाड़ी किनारे लगाई। फिर एक बच्चे को ढलवान पर लेकर उतर पड़ा। समीप ही एक गांव था। वहां एक बूढ़े आदमी को लेकर वापस आया। कुछ पैसे देकर उसे गाड़ी की सुरक्षा करने को कहा। फिर उसने बच्चे को भी उनकी सहायता
के कारण कुछ पैसे बांटे। फिर उसने पीछे से आते एक ट्रक को रोका। ड्राइवर से बातें करने के बाद उसने सरोज को इसमें बिठाना चाहा तो सरोज एक पल को रुक गई। राजीव, वह विनती करती हुई बोली, तुमने पग पग पर मेरी रक्षा की है। भगवान जानता है हमारे दिल कितने पवित्र हैं। परंतु यदि किसी को यह बात मालूम हुई कि इस भयानक वर्षा और बर्फारी में मैं तुम्हारे साथ सारी रात इसी कार में बंद रही तो। आप निश्चिंत रहिए, राजीव ने उसकी बात काटकर कहा। अपनी इज्जत, अपनी खुशी से अधिक मुझे आपका विचार है, क्योंकि आप एक नारी हैं। मैं हालात से मुकाबला करके किसी भी अवस्था में जी सकता हूँ, परंतु आप नहीं। हमारी पवित्रता गवाही की मोहताज नहीं, फिर भी राज में रहेगी। राजीव को यह बात राज में रखने में हर्ज ही क्या था। उसने वचन दे दिया। रास्ते में राजीव ने पहली टैक्सी मिलते ही ट्रक छोड़ दिया। फिर सरोज को छोड़ने के बाद वह रॉयल होटल के पोर्टिको के नीचे उतरा। बरामदा पार करके वह ज्यों ही अंदर पहुंचा, सामने शिप्रा और पंकज नजर आ गए। वे उसके कमरे से ही लौट रहे थे। उन्हें देखते ही राजीव इस प्रकार कांप गया मानो कोई बड़ा जुर्म करके अभी अभी लौटा हो। कहाँ चले गए थे? पंकज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए आश्चर्य से पूछा। कहीं नहीं, उसने अपने आप को संभाला। बस यूं ही टहलने के लिए निकला था कि वर्षा में फंस गया। एक जगह शरण ली तो नींद आ गई। अभी आंखें खुली हैं तो सीधा चला आ रहा हूं। ठीक है जीजाजी, पंकज ने मुस्कुराकर कहा। अकेले में रहते रहते तबीयत भी तो घबरा गई होगी। आपके घर वाले भी नहीं आए? खैर, हम चलते हैं। यदि आज आपके यहाँ से कोई नहीं आया तो बारात के लिए मैं स्वयं ही कुछ लोगों को लेकर आ जाऊंगा। मैं नहीं आया तो फिर मेरे स्थान पर सरोज के पिता ही पहुंच जाएंगे। आप चिंता ना करें। शिप्रा भी मुस्कुरा दी। राजीव ने उसे देखा तो वह बोली, मैं तो घबरा ही गई थी। रात मेरी सहेलियों ने तुमसे छेड़खानी करने के लिए फ़ोन किया तो तुम्हारा पता ही नहीं लगा। मैनेजर से पता चला कि तुम रात के मध्य में ही कहीं निकल गए थे। जैसे ही वर्षा रुकी तो पंकज को भेजा। फिर भी दिल नहीं माना तो स्वयं चली आई। सोचा था कि शादी से पहले तुम्हें अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगी, परंतु शिप्रा ने लाज के मारे मुखड़ा नीचे झुका लिया। उसके कपोलों पर नई नवेली दुल्हन की सुर्खी और सुर्ख हो गई। बात अधूरी छोड़कर वह बाहर भाग गई। पंकज ने राजीव को देखा, मुस्कुराया और फिर चला गया। राजीव वहीं खड़ा एक शीशे द्वारा उनकी कार स्टार्ट होते देखता रहा, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। शाम ढलने को थी। जिस समय राजीव दूल्हा बना शिप्रा की सफ़ेद कार में चंद गिने चुने बारातियों के साथ बढ़ा तो दूर ही से कोठी सीमित रंग बिरंगे प्रकाश में यूं दिखाई पड़ी मानो पहाड़ी सुंदरी ने अपनी भरपूर सुंदरता पर सुनहरे तारों वाला आंचल डालकर मुखड़ा नीचे झुका लिया हो। कारें और भी थीं पीछे पीछे, जिनमें पंकज की ओर से दिए बाराती सम्मिलित थे। कोठी में अच्छी खासी चहल पहल थी। लड़कियां ही लड़कियां, जैसे इंद्रलोक धरती पर आ गया हो। सब कुछ आसानी से बीत रहा था, बहुत खुशी खुशी। फिर भी जाने क्यों राजीव का मन धड़क रहा था। इस प्रकार मानो कोई मुसीबत आने वाली है, कोई तूफान आने वाला है या नदी फटने वाली है। गेट पर बारात पहुंची तो पटाखों के स्वर से पूरा सुंदर नगर गूंज गया। राजीव कार से बाहर निकला, पलकें उठाईं। सामने शिप्रा खड़ी थी, नजरें झुकाए, हाथों में जयमाल लिए। पलकें इस प्रकार काम जाती थीं जैसे अपने प्रीतम को जल्द से जल्द देखकर अपना बना लेना चाहती हों। सुर्ख साड़ी में लंबे घूंघट ने गुलाब को छिपा लिया था। लोगों के झमघट के साथ राजीव आगे बढ़ा और शिप्रा के समीप खड़ा हो गया। शिप्रा की पलकों की कंपन बढ़ गई, परंतु लाज की बेड़ियां तोड़कर उठने का साहस नहीं कर सकी। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे। राजीव अपने शरीर के कारण थोड़ा झुक गया, गर्दन आगे बढ़ा दी। जीवन भर की सारी मुस्कान प्रसन्नता समेटकर उसके गले का हार बनने को तड़प उठी। तभी जैसे कोठी में भूकंप आ गया, एक बड़ा बवंडर। बारात में हलचल मच गई। शोर और गुल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। शिप्रा के हाथ जहाँ के तहाँ स्थिर रह गए, हाथ छूटते छूटते रह गया। राजीव ने घबराकर इधर उधर देखा। दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ गई थी। पुलिस, पैरों तले धरती सरक गई। पुलिस के दस्ते के साथ शैवाल भी था, आगे आगे, जैसे बढ़ने का रास्ता बता रहा हो। राजीव ने कांपकर शिप्रा को देखा। शिप्रा ने समीप खड़े पंकज को, पंकज ने राजीव को। राजीव सरोज को देख रहा था। सरोज कभी शैवाल को देखती तो कभी राजीव को।
शैवाल के मुखड़े को गंभीरता के पीछे अपनी जीत की एक ऐसी मुस्कान थी जिसका अर्थ केवल सरोज और राजीव ही समझ सकते थे। पुलिस का पूरा दस्ता आकर राजीव के समीप यूं खड़ा हो गया जैसे घेरा डाल दिया हो। क्या आप ही राजीव हैं? शैवाल के इशारे पर इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जी, राजीव ने जैसे अपने गले में अटके थूक को निगला। आपके नाम वारंट है, इंस्पेक्टर ने कहा। हम आपको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन मेरा अपराध? राजीव ने घबराकर शिप्रा को देखने के बाद इंस्पेक्टर से पूछा। तुमने लिली का खून किया है। शैवाल ने आगे बढ़कर आंखें निकाली। क्या? राजीव के मुंह से चीख निकल पड़ी। यह बात तो उसके वहम में भी नहीं थी। सरोज, पंकज तथा शिप्रा के अतिरिक्त दूसरे लोग भी कांप गए। तुमने लिली के प्यार से गलत लाभ उठाकर उसे लूटा, बर्बाद किया, यहाँ तक कि शिप्रा की दौलत प्राप्त करने के लिए पिछली रात तुमने उसका खून भी कर दिया ताकि शादी के इस अवसर पर वह यहाँ आकर तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की दुहाई ना देने लगे। शैवाल ने मानो रटे रटाए वाक्य दोहरा दिए। पिछली रात? राजीव ने आश्चर्य से शैवाल को देखा, फिर सरोज को। सरोज ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। आखिर होना कमीने नीच, शैवाल ने उसकी परवाह किए बिना कहा। रुपए की चमक दमक देखकर अपनी हकीकत भी भूल गए। अच्छा हुआ जो ऐन मौके पर इस जुर्म का पता चला, वरना शिप्रा बेचारी का तो जीवन ही बर्बाद हो जाता। शैवाल, राजीव दांत पीसकर जोर से चीखा। उसकी बंद मुट्ठियां हवा में लहराईं। जी चाहता था वह शैवाल का गला घोंट दे। उसने शिप्रा को देखा। शिप्रा के मुखड़े की रंगत अचानक ही यूं बदल गई थी मानो नदी में बाढ़ आने वाली हो। आंखों में सुर्खी के साथ चंद बूंदें आंसुओं की भी थीं। नहीं नहीं, राजीव ने कांपकर कहा। यह झूठ है, यह बिल्कुल गलत है। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई खून नहीं किया। अवश्य यह इसी बदमाश की कोई साजिश है। उसने घूरकर शैवाल को देखा, फिर झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। कुत्ते, कमीने, नीच, वह जोर से चीखा। मैं जानता हूँ तू यह सब क्यों कर रहा है। जलील आदमी, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। राजीव आपे से बाहर होकर अपने दोनों हाथों द्वारा पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। शैवाल की सांस अटक गई, आंखें बाहर निकल पड़ीं। इंस्पेक्टर तथा सिपाहियों ने मिलकर छुड़ाने का प्रयत्न किया। बड़ी कठिनाई से वे राजीव पर काबू पा सके। राजीव क्रोध के कारण बुरी तरह हाँफने लगा। सिपाही उसे पकड़े रहे। शैवाल की जान निकलते निकलते बची। उसने अपनी अवस्था ठीक की, आंखों में आए पानी को पोंछा और टाई ठीक करते हुए राजीव को घूर कर देखा। आप पर जुर्म साबित होने के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। ऐसा लगता है मकतूल ने अपने बचाव में आपके आगे हाथ भी फैलाए थे। राजीव बंद पक्षी के समान फड़फड़ा कर रह गया। जी चाहा स्पष्ट शब्दों में बता दे कि पिछली रात वह सारे समय सरोज के साथ था, परंतु उसका वचन, उसका जमीर इस बात को गवारा नहीं कर सका कि अपने बचाव में वास्तविकता प्रकट करके वह सरोज का भविष्य बर्बाद करे। सरोज एक नारी है और एक नारी का मूल्य हजारों पुरुषों से कहीं अधिक है, क्योंकि पुरुष 1000 बार गिरकर भी उठ सकता है, चाहे वह कैसी ही परिस्थिति का शिकार क्यों ना हो, परंतु नारी के ऊपर यह कदापि लागू नहीं होता। फिर सरोज तो एक बार गिरकर उठी है, और यदि इस बार वह दोबारा गिर गई तो सदा गिरती ही जाएगी। नारी की रक्षा करना ही पुरुष का धर्म है, और यदि फिर ऐसे समय सरोज ने अपने प्यार की खातिर उसकी बात से इनकार ही कर दिया, तब क्या होगा? नारी अपना सम्मान स्थिर रखने के लिए क्या नहीं कर सकती। पंकज को पाने के लिए वह अपने पिछले पापों पर भी पर्दा डाल रही है। उसने शिप्रा को देखा। शिप्रा के हाथ से जयमाला छूटकर गिर पड़ी थी। उसकी आंखें भीगी थीं, फिर भी क्रोध के शोले भड़क रहे थे। माथे पर सख्ती, होठों के दबाव से घृणा, खामोशी में चिड़चिड़ापन। ऐसा लगता था जैसे इस ऐन समय की निराशा ने उसे धक्का देकर इतना पीछे धकेल दिया है जहां से वह एक बार प्यार की डगर पर आगे बढ़ाई थी। नहीं नहीं, राजीव कांप कर बोला, यह झूठ है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खून नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए शिप्रा जी, मैं परंतु उत्तर में शिप्रा का हाथ हवा में लहराया और फिर एक ही झटके में उसके गाल पर इस प्रकार पड़ा कि राजीव का सांस ही घुट गया। आवाज़ बंद हो गई, आंखें छलक आईं। क्रोध के कारण शिप्रा नागिन के समान विफरी और जोर से चीखी, यू ब्रूट स्वाइन, गेट आउट फ्रॉम हियर, और खबरदार जो इस कोठी की ओर आंख भी उठाई। शिप्रा एक पल रुके बिना ही कोठी के अंदर चली गई।
उसे ढांढस देने के लिए कुछ एक शैलियां भी पीछे हो लीं। राजीव का दिल ही बैठ गया। जिस टहनी पर बसेरा था वही टूट गई, तो आशा कैसी और कैसा प्रयत्न। उसने शैवाल को देखा। उसके बंद ओठों के पीछे उसकी जीत की मुस्कान थी, परंतु राजीव इस पर नज़रों द्वारा शोले नहीं बरसा सका। उसकी आंखें भीग गई थीं। उसने आसपास खड़े लोगों को देखा। नफरत, धिक्कार, तिरस्कार। पंकज को मानो विश्वास नहीं होता था, परंतु हालात विश्वास के पक्ष में थे। लिली से उसकी मिलनसारी वह रॉयल होटल में सुंदरी प्रतियोगिता वाली रात ही देख चुका था। फिर उसका पिछला रात गायब रहना, सुबह को वापस लौटना। सरोज के गाल आंसुओं से तर थे। वह मानो कुछ कहना चाहकर भी खामोश थी। उसने इंस्पेक्टर को देखकर अपना सिर नीचे झुका लिया। हालात के आगे घुटने टेक दिए। कितनी सारी खुशियां आंधी के समान आई थीं और तूफान की तरह बिखर गईं। उसका दिल ही टूट गया। भाग्य ने उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया। यह मानो अपने मस्तिष्क का संतुलन ही खो बैठा। यह लोग, यह समाज, इनकी ऊंची मांग, नीयत, शैवाल के हाथों यह कितना आसानी से कठपुतली बन गया। सचमुच इस नाक का कांटा पानी भी नहीं मांग सका। सरोज की मजबूरी उसे असाधारण नहीं लगी। यह शैवाल, जिसका अर्थ है विसार, जो एक अरसे से शिप्रा नदी की स्वच्छ सतह पर फैलने का प्रयत्न कर रही थी, कामयाब है। अपनी लपेट में इसने सरोज और पंकज को ही नहीं, राजीव को भी ले लिया। जब तक सिवार स्थिर है तब तक किसी फूल का अस्तित्व नहीं होगा। सिवार की मांग ही यह है। एक बार दांत पीसते हुए उसने इस सिवार को जड़ से ही मिटा देना चाहा, परंतु सिपाहियों की पकड़ मजबूत थी। वह छटपटाकर ही रह गया। इंस्पेक्टर साहब, उसके ओठ कांपे। भर्राई आवाज में उसने कहा, मुझे 10 मिनट की मोहलत चाहिए, मिल सकेगी? क्यों? यह कीमती कपड़े, यह ठाट बाट मेरा अपना नहीं। यह सब तो इस कोठी की मालकिन का है। अपने कपड़ों को दिखाते हुए उसने कहा। उसकी आंखों के आंसू गालों पर बह आए। इन्हें उतारकर मैं अपने कपड़े पहनना चाहता हूँ, ताकि आपको मेरा असली रूप दिखाई दे सके। चलिए, इंस्पेक्टर ने कुछ सोचकर घड़ी देखते हुए कहा। राजीव कोठी के गेस्ट हाउस में प्रविष्ट हुआ। बहुत संभालकर उसने अपनी पुरानी वस्तुओं को रखा था, ताकि जीवन की हंसी की याद कभी न मिट सके। उसने इन्हें पहना, फिर टिन का सूटकेस उठाए बाहर निकल आया। जब जीप गेट के बाहर निकलने लगी तो राजीव ने आंखें उठाकर पीछे देखा, बहुत हसरत से। हर वस्तु अपने स्थान पर स्थिर थी, खामोश। ऊपर बालकनी पर कुछ लड़कियां खड़ी उसे देख रही थीं। शायद उनके ओठों पर उसके प्रति सख्त घृणा थी, अट्ठाहस था। उसने कोठी के दूसरे भागों पर भी नजर डाली, परंतु शिप्रा कहीं नजर नहीं आई। ढाल पर जब गाड़ी पहुंची तब उसने देखा, दूर ऊंचाई पर कोठी किसी पहाड़ी सुंदरी के मकबरे समान दिखाई पड़ रही थी, जिस पर पुजारियों ने निराश कामनाओं के अगणित फूल चढ़ा रखे हों। उसके ओठों पर सिसकियां आने को तड़प उठीं, तो उसने इन्हें दांतों से काटते हुए भींच लिया। आंसू टप टप हथकड़ियों पर गिरने लगे। कचहरी मुकदमे के दौरान राजीव जेल में ही बंद रहा। इस प्रदेश में इतने बड़े जुर्म को देखकर एक अजनबी की जमानत भी कौन देता। उसे देखने तक कोई नहीं आया। सरोज भी नहीं आई। सरोज के ना आने का उसे कोई गम भी नहीं था। इन बड़े लोगों के संसार में सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही होता है। अपनी इज्जत, अपना इरादा, अपनी मंजिल, अपनी खुशियां ही इन्हें प्यारी हैं। गरीब का इससे कोई संबंध नहीं। फिर भी उसे विश्वास था सरोज इस वास्तविकता को मुश्किल ही से हजम कर सकेगी। अपने आप से लड़कर वह किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाती होगी। अपना फर्ज, अपनी इच्छा वह पंकज के प्यार के पर बलिदान चढ़ा देना अधिक आवश्यक समझती होगी, इसलिए नहीं आई। शिप्रा उसे बहुत याद आई। इस याद में शिप्रा के प्रति प्यार ही नहीं, सहानुभूति भी थी और क्रोध भी। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है मूर्ख लड़की। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसे अपना घर भी बहुत याद आया, माँ, पिता तथा बहनें। अब किस मुंह से वह उन्हें अपनी विपदा भी लिखे। कितनी आशाएं लेकर वे उसकी राह देख रहे होंगे। अब तो उन पर पहाड़ टूट पड़ा होगा। उसने खामोशी स्वीकार कर ली, आंसू पी लिए, भाग्य के आगे भविष्य डाल दिया। जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी। मुकदमे के दौरान जब भी अदालत ने उससे कोई प्रश्न किया, उसने सदा एक ही उत्तर दिया, उसने खून नहीं किया। उसे साजिश का शिकार बनाया गया है, परंतु अपने बचाव में वह कोई प्रमाण नहीं दे सका।
और जो सबूत उसके विरुद्ध अदालत के पास थे उसमें सबसे बड़ा सबूत यह था कि लिली के स्कर्ट में उसकी ड्राइवरी का वह बिल्ला उलझा हुआ पाया गया जो एक रात शैवाल के बंगले की पिछली खिड़की पर सरोज को संभालते समय उसकी वर्दी से गिर पड़ा था। इसके अतिरिक्त कुछ अपरिचित गवाहों ने अपने बयान में कहा कि राजीव अक्सर लिली के घर से रात रात को लौटता था। जिस रात कत्ल हुआ है उस शाम भी उन्होंने दोनों के व्यवहार में एक खींचातानी देखी थी। रॉयल होटल के मैनेजर ने भी अपने बयान में कहा कि राजीव को उसने रात के मध्य बहुत भेद भरी चाल में होटल छोड़ते हुए तथा आते हुए देखा था। इस बयान से शैवाल की कामयाबी को और भी सहायता मिली जो उसके वहम में भी नहीं था। यद्यपि वीर सिंह ने राजीव के विरुद्ध एक बात भी नहीं कही, फिर भी उसने इतना अवश्य बताया कि लिली कहती थी राजीव उसे बहुत प्यार करता है, शादी भी करना चाहता था, परंतु उसने स्वयं इनकार कर दिया था। बाद में वह स्वयं राजीव को चाहने लगी थी, सदा उसी की बातें करती थी। राजीव सब कुछ सुनने के बाद झल्ला कर रह गया। सारी की सारी बातें गलत थीं, परंतु उन्हें झूठी साबित करने के लिए उसके हाथ कोई भी प्रमाण नहीं लगा। शैवाल ने इस मामले में रुचि लेने का एक ही कारण बताया। लिली उसकी दोस्त थी और उसके साथ मिलकर वह कोई प्राइवेट डांस स्कूल खोलना चाहता था। लिली उससे सदा राजीव की ही बातें किया करती थी। राजीव के साथ अपना जीवन बिताने का उसने एक बहुत सुनहरा सपना देखा था। यह बात लिली ने ही उससे बताई थी कि वह राजीव के बच्चे की मां बनने वाली है। राजीव इधर कुछ दिनों से उससे लापरवाही बरतने लगा है। शिप्रा की दौलत पर आंखें गड़ी हुई हैं। राजीव कटघरे में खड़ा होने के पश्चात भी शैवाल पर चीख चीख उठता था। उसका बस चलता तो भरी अदालत में ही उसका गला दबा देता। कमीना, नीच, पापी, वह खड़े खड़े बड़बड़ाता। आखिर वह दिन भी आया जब उसकी जिंदगी का फैसला था। अदालत भरी हुई थी। लोग इतने बड़े खानदान में जालसाजी से विवाह करने वाले को देखने के उत्सुक थे। कागजात पर नज़र डालकर जज ने राजीव को देखा। फिर निर्णय के लिए ओठ खोले ही थे कि तभी एक सुंदर लड़की हवा के झोंके समान अदालत में प्रविष्ट हुई। सरोज। कटघरे में खड़ा राजीव चौंक पड़ा। उसने देखा सरोज की अवस्था विचित्र ही है। परेशान, बेहाल, बिखरी लटें, आंखें सूजी हुई, कुछ सुर्ख भी, मानो कई दिनों से वह सो न सकी हो। साड़ी को उसने बहुत लापरवाही से लपेट रखा था। सरोज ने राजीव को देखा। राजीव की अवस्था पर उसका दिल फट गया। सलाखों के पीछे रहते रहते वह कितना अधिक बदल चुका था। बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों के चारों ओर गड्ढे चल पड़े थे। फिर सरोज के ओठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, इस प्रकार मानो अपनी अंतरात्मा का कहा मानकर उसने हार्दिक शांति प्राप्त कर ली है। अपने सुंदर भविष्य, सारे संसार को ठुकरा कर वह समाज की आंखों का शिकार होने के लिए यहाँ चली आई थी। वह न्यायाधीश की ओर पलटी जो उसी को देखकर अपना निर्णय देते देते रह गए थे। न्यायाधीश उसे तथा उसके खानदान को जानते थे। योर ऑनर, बिना किसी प्रश्न के सरोज ने कहा, लिली के कत्ल के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मुझे वास्तविकता प्रकट करने का अवसर दिया जाए। न्यायाधीश ने उसे आश्चर्य से देखा। अदालत में सभी लोगों की दृष्टि का वह केंद्र बन गई। सरकारी वकील ने उसे घूर कर देखा। लपक कर वह सरोज के पास आया। कुछ कहना चाहा कि तभी न्यायाधीश की आवाज़ सुनकर वह खामोश हो गया। क्या आप उस लिली के बारे में कह रही हैं जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में राजीव गिरफ्तार है? यस योर ऑनर, सरोज ने अपनी स्थिति संभाल कर कहा। मैं उसी लिली के बारे में कह रही हूँ जिसके इल्ज़ाम में राजीव गिरफ्तार है। यह राजीव जो इस समय कटघरे में खड़ा है। उसने राजीव को इशारा किया। यह बिल्कुल बेगुनाह है। अगर मुलजिम बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही जानकर हमें प्रसन्नता होगी, न्यायाधीश ने कहा। पूरे बयानात के लिए आपको यहाँ खड़े होने की अदालत आज्ञा देता है। न्यायाधीश ने विटनेस बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। सरोज बिना समय गंवाए ही वहाँ पहुंचकर खड़ी हो गई। अपना नाम पता बताने के बाद हर बात को सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी न बताने की शपथ लेकर उसने राजीव को देखा। वीरान आंखों में आशाओं की दीप जलाए वह उसी को देख रहा था। सरोज ने बयान जारी किया। जिस रात लिली का खून हुआ उस रात सरोज रुकी। उसकी आवाज़ भारी हो गई, आंसू छलक आए। उसने राजीव को देखा और फिर बयान जारी रखा। उस रात राजीव मेरे साथ था योर ऑनर, मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान सड़क पर। अदालत में लोगों ने एक दूसरे को देखा। खुसुर फुसुर और भनभनाहट आरंभ हो गई। शादी शिप्रा से हो रही थी और घूम रहा था इस लड़की के साथ। योर ऑनर, सरोज ने बिना किसी की परवाह किए कहा। उस रात मैं और राजीव यहाँ से बहुत दूर निकल गए थे कि अचानक ही बर्फ़ पड़ने लगी। हवाएं आंधी समान तेज थीं
कि रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था। गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी। अचानक ही सामने से आते ट्रक से बचने के चक्कर में कार चिनार पुल से टकराकर खराब हो गई। मजबूरन हमें सारी रात वहीं बितानी पड़ी। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। सुबह होने के बाद ही राजीव और मैं एक ट्रक द्वारा वहां से आ सके थे और योर ऑनर, लिली का कत्ल उसी रात हुआ है। सरकारी वकील ने आगे बढ़कर कुछ प्रश्न करना चाहा, परंतु तभी न्यायाधीश ने स्वयं ही पूछ लिया, इसका सबूत है आपके पास? इसका सबूत वे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सुबह मेरी कार को धक्का लगाया था, परंतु गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। इसका सबूत गांव का वह पहाड़ी बूढ़ा है जिसकी देखरेख में हम अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रक द्वारा वहां चले गए थे। और इसका सबूत मोटर बनाने की वह कंपनी है जिसने मेरे फ़ोन करने पर चिनार पुलिया से मेरी गाड़ी खींचकर अपनी वर्कशॉप में मंगा ली थी। वह रहे वे बच्चे जिन्होंने मेरी कार को धक्का दिया था और वह बूढ़ा जिसकी देखरेख में हमें अपनी कार छोड़ी थी। तो योर ऑनर, मैं इन सबको स्वयं यहाँ लेकर आई हूँ। अदालत के बाहर मेरी गाड़ी में बैठे हैं। यह सब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायाधीश कुछ देर तक सोचते रहे, कुछ बातें लिखीं। फिर उसने प्रश्न किया, अदालत इस बात को जानना चाहती है कि क्यों नहीं आपने इस वास्तविकता को पहले ही प्रकट करने का प्रयत्न किया। इससे अदालत का बहुत ही कीमती समय बर्बाद हुआ है। शायद अब मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो गया है, इसलिए मैं अदालत से एक विनती करूंगी। सरोज ने भरी अदालत में शैवाल को देखा, जो लोगों के बीच बैठा फटी फटी आंखों से उसी को देखकर कुर्सी पर पैंतरा बदल रहा था। क्या? न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा। यह कि जब तक मेरा बयान समाप्त ना हो, अदालत के सभी दरवाजे आदि बंद नहीं किए जाते, तो कम से कम यहाँ से एक भी आदमी को कमरे से बाहर जाने का अवसर नहीं दिया जाए। परंतु तभी उसकी बात पूरी होते होते शैवाल उठ खड़ा हुआ। न्यायाधीश ने उसे संदेहपूर्वक देखा, फिर तुरंत ही बैठने की आज्ञा सुना दी। साथ ही पुलिस को सतर्क कर दिया कि यहाँ से एक भी आदमी बाहर नहीं जा सके। जाने कौन सा ऐसा भेद था जो यह नई गवाह प्रकट करके मुकदमे पर रोशनी डालना चाहती थी। सरोज ने संतोष की सांस ली। ओट खोलने से पहले उसकी आंखें छलक पड़ीं। अपनी भीगी आवाज़ के साथ उसने अदालत को एक एक घटना बताई। वह सारी बातें जिसका उसे ज्ञान था, जिनका इस मुकदमे से अधिक उसके जीवन से संबंध था, सब ही कुछ कह सुनाया। अपने और शैवाल के बारे में, राजीव और शिप्रा के बारे में, पंकज और अपने बारे में। हिचकियों से रो रो कर उसने अंत में कहा, राजीव की गिरफ्तारी के बाद मैं सदा अपने आप से लड़ती रही। राजीव की इंसानियत मेरी छाती पर बोझ बनकर छा रही। इसने मेरी नींदें हराम कर दी थीं, परंतु फिर भी मुझे विश्वास था कि राजीव का कुछ नहीं बिगड़ने का। मैं जानती थी राजीव बेगुनाह है और अदालत राजीव को सज़ा नहीं देगी, परंतु अब पता चला कि सच्चाई भी सबूत की मोहताज है। इसलिए राजीव की सज़ा होने में कोई संदेह नहीं रह गया था। मैंने सोचा यदि ये सच्चाई प्रकट नहीं की गई तो एक गरीब का गला घुट जाएगा, इंसानियत सदा के लिए दम तोड़ देगी, ईमान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पंकज को पाने के पश्चात भी मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। राजीव की आत्मा मुझे धिक्कारेगी, कोसेगी, बदुआ देगी। और इसलिए जब मैंने कल सरकार द्वारा राजीव को दिए वकील से मालूम किया कि राजीव का छूटना असंभव है, तो अपना भविष्य और अपना प्यार फर्ज के कदमों में निछावर करके पंकज के पास पहुंच गई। उसे मैंने सब कुछ बता दिया, परंतु वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरी वास्तविकता जानकर उसे मुझसे इतनी घृणा हो गई कि उसने राजीव का भी फांसी पर चढ़ जाना अच्छा ही समझा। मुझे इसका गम नहीं कि पंकज मुझसे घृणा करने लगा है। जो कुछ मैंने बोया है उसे तो काटना ही है। पाप किया है तो सजा भी भुगत लूँगी। नारी का अनजाने में एक पापी को प्यार कर लेना भी पाप बन जाता है। राजीव को मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूँगी कि उसने मेरी इज्जत, खुशी तथा भविष्य की रक्षा करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। राजीव इंसान नहीं, देवता है। आपको मेरी बात का प्रमाण चाहिए तो शैवाल को हिरासत में लेकर उसके घर की तलाशी लें। आपको उस व्यक्ति के चाल चलन के सारे सबूत मिल जाएंगे। शैवाल ने अपनी चाल का मुझसे ही नहीं और भी कई लड़कियों को शिकार बनाया है। इन प्रमाणों से आपके आगे लिली और शैवाल के संबंध भी प्रकट हो जाएंगे। फिर केस की गहराई को समझने में आपको आसानी होगी। यदि राजीव मुझे शैवाल के जाल से नहीं बचाता तो आज मेरा भी वही हाल होता जो लिली का हुआ। सरोज के ओठों पर एक हा आई। उंगलियों द्वारा उसने अपने कपोलों पर बहते आंसू पोंछे और फिर बोली, बस योर ऑनर, अब और मुझे कुछ नहीं कहना है। सरोज चुप हो गई। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर भी लोग गर्दन घुमाकर कभी शैवाल को तो कभी राजीव के विपक्ष सरकारी वकील को देख रहे थे।
शायद इनमें से कोई कुछ कहे। न्यायाधीश ने सरोज पर से दृष्टि हटाकर शैवाल को देखा। भीगी बिल्ली बना वह इधर उधर देखकर भाग निकलने का रास्ता अब ढूंढ रहा था। न्यायाधीश से नज़र मिलते ही उसने मुस्कुराकर अपनी चिंता छिपाने का प्रयत्न किया, परंतु फिर विफल होकर एक अपराधी समान सिर नीचे झुका लिया। अदालत के अंदर हलचल मच गई। लोग जोर जोर से बातें करने लगे तो न्यायाधीश को हथौड़ा पीटकर उन्हें खामोश करना पड़ा। फिर उन्होंने घड़ी देखी और तुरंत ही शैवाल को हिरासत में डालकर उसके घर की तलाशी की आज्ञा जारी की। फिर अदालत के संतोष के लिए उन्होंने सरोज के कार में बैठे एक एक बच्चे को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए तो पहले ही बच्चे ने एक इच्छा प्रकट कर दी कि राजीव की दाढ़ी साफ की जाए तो वह ठीक ठीक बता सकेगा। न्यायाधीश को यही करने की आज्ञा देनी पड़ी। दाढ़ी साफ की गई तो राजीव का मुखड़ा सूर्य समान चमक उठा। फिर सभी बच्चों ने उसे पहचाना, एक समान सत्य का वर्णन किया। छोटे छोटे बच्चे मैले कुचैले गवार, फिर भी सत्य की याद अब भी ताज़ा थी। बयानों के बाद सरकार द्वारा राजीव को दिए गए वकील की मांग पर राजीव को न्यायाधीश ने तुरंत ही रिहा कर दिया। अपनी आज्ञा में उन्होंने लिखा कि मुकदमे के दौरान जब भी राजीव की आवश्यकता पड़ेगी उसे अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी सरोज पर दी जाती है। सरोज ने बहुत खुशी तथा कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार किया। अदालत से बाहर निकलते समय सरोज के कई एक परिचित वकील भी उसके साथ गए। सबको उससे सहानुभूति थी। सभी को उससे पूरा पूरा सहयोग देना चाहते थे। जिसने अपना प्यार, अपना भविष्य एक प्यार के पीछे भेंट चढ़ा दिया था। सरोज का मन उदास था, दिल रो रहा था, परंतु फिर भी उसे खुशी थी। एक आत्मिक संतोष था उसको। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। जब वह अपनी कार के समीप पहुंची तो गवार बच्चे कार के अंदर बैठे शोर करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सरोज को देखते ही सब चुप हो गए। सरोज डिक्की से लगकर खड़ी हो गई और अदालत की ओर आंखें बिछा दी। राजीव सिर झुकाए बाहर आ रहा था। आकर वह सरोज के पास ही खड़ा हो गया। सरोज ने अनुरोध किया कि वह उसके साथ बंगले चले, परंतु उसने इनकार कर दिया। आपका इतना एहसान मैं किसी जन्म में नहीं चुका सकूंगा, उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहा। अब मुझे जाना ही चाहिए। शिप्रा से नहीं मिलोगे? सरोज ने डरते डरते पूछा। राजीव के दिल को धक्का लगा, आंखें छलक आईं। नहीं के इशारे पर सिर हिला दिया। फिर बोला, उनके लिए मैं इसी समय मर गया जिस दिन पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई थीं, और जो एक बार मर जाता है वह फिर कभी जीवित नहीं होता। तुम ठीक कहते हो राजीव। सरोज के दिल से आह टपक गई, आंसू गालों पर बह आए। बोली, पंकज के लिए मैं भी सदा के लिए मर चुकी हूँ। नहीं सरोज, ऐसी बात नहीं। अचानक ही एक आवाज़ आई। कार में बैठे हुए बच्चों के मध्य से वही परिचित आवाज़ जो उसके कानों का शहद बन चुकी थी, दिल की धड़कनों में समाई हुई थी। सरोज ने पलटकर झुकते हुए कार के अंदर झांका। राजीव ने भी आश्चर्य से देखा। बच्चों के बीच बच्चों के समान छिपा बैठा पंकज मुस्कुरा रहा था। सरोज देखती ही रह गई। आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। गम के आंसू खुशियों की धारा बनकर छलक पड़े। ओठ मुस्कुराने के प्रयत्न में थरथर कांपने लगे। पंकज गेट खोलकर बाहर निकल आया। राजीव की परवाह किए बिना उसने सरोज की बाहें पकड़ लीं। भरे संसार में उसने उसकी आंखों के आंसू पोंछे, मुस्कुराया, प्यार से गाल थपथपाए, बोला, पगली, कल रात अपना भेद बताकर तूने भी तो मेरे दिल पर एक बोझ डाल दिया था कि सारी रात मैं अपने आप से लड़ता रहा। फिर सुबह होने से पहले मैं एक निर्णय पर पहुंच ही गया। दिल किसी भी अवस्था में तेरी जुदाई स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं सीधा जाकर डीएम से मिला। आज्ञा लेकर पुलिस द्वारा शैवाल के घर पर छापा डलवाया। ऐसे समय जब वह अदालत में पहली सफलता का निर्णय सुनने गया हुआ था। तलाशी में पुलिस को ऐसे राज हाथ लगे हैं जिनका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। ऑटोमेटिक कैमरे, गंदी तस्वीरें, ढेर सारे प्रेम पत्र। सरोज ने सहम कर पंकज को देखा। तुम्हारी कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जिससे बदनामी का डर हो। पत्र भी तूने बिल्कुल बच्चों समान ही लिखे हैं, जैसे भगवान से भी अधिक उस पर विश्वास था। प्यार तो सभी करते हैं। प्यार की तपस्या ही विश्वास की नींव पर डाली जाती है। अब इनमें कोई तुझे धोखा दे गया तो तेरा क्या कसूर? शैवाल वास्तव में बहुत अभागा था जो तुझ जैसी लड़की पाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। सरोज फटी फटी आंखों से पंकज को देखती रही। हाँ हाँ, पंकज ने उसे कमर से पकड़कर विश्वास दिलाया। वहाँ लिली के पत्र मिले हैं। पत्रों से स्पष्ट है वह शैवाल के बच्चे की माँ थी। शैवाल से उसने अपनी इज्जत की भीख मांगी थी। बल्कि अंतिम पत्र में शैवाल को धमकाया भी था कि यदि उसने शादी से इनकार किया तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी।
इसलिए शैवाल ने एक तीर से दो शिकार किए। लिली को कत्ल करके एक कातिल भी उत्पन्न कर दिया। राजीव को फंसाकर शादी रोकते हुए शिप्रा पर एक एहसान भी लाद दिया, ताकि बाद में अपनी भलाई का प्रभाव डालकर उसका मन भी जीत सके। अब मैं स्वयं जाकर शिप्रा को सारी बातें बताऊंगा। तो वह कहते कहते अपने राजीव को देखा, परंतु वहां कोई भी नहीं था। आश्चर्य से उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अदालत के अंदर बाहर भीड़ भरी हुई थी, परंतु राजीव नहीं दिखाई दिया। सरोज भी आश्चर्य से चारों ओर नजरें दौड़ाने पर विवश हो गई। रात के लगभग 9 बजने वाले थे। वातावरण सहमा सहमा था। हवाएं तेज थीं। बादल गरजता तो दूर दूर तक गूंज फैल जाती थी। बिजली कड़क कर कौंती तो पूरा सुंदर नगर यूं दिखाई पड़ता मानो पहाड़ी सुंदरी अपना आंचल फाड़ फाड़ कर तड़पती हुई अपने प्रीतम को पुकार रही है। वर्षा कभी भी पड़ सकती थी। और इस भयानक वातावरण में तारकोल की ढलवानी सड़क पर एक छाया अपने हाथ में टिन का सूटकेस लिए बहुत चुपचाप पैदल ही स्टेशन की ओर जा रही थी। स्टेशन कुछ ही दूरी पर रह गया था। छाया के शरीर केवल सूती पैंट कमीज तथा ऊपर से एक पुराने नीला कोट ही था, इसलिए सुई समान चुभती हवाओं के कारण उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांप जाता था। हाथों का रक्त ठंडा पड़कर मानो जम जाता। फिर भी छाया को स्टेशन पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, वरन मन करता था आज खूब वर्षा हो, खूब बर्फ पड़े और इसमें खूब भीगे, ताकि दिल की आग ठंडी हो सके। सहसा पीछे से आती किसी कार की हेडलाइट्स में सड़क केंचुल पहने सर्प के समान चमक उठी। इस पर इसकी छाया दूर तक आगे फैल गई तो उसे सुंदर नगर में अपना पहला दिन, पहली रात याद आ गई। ऐसा ही वातावरण था जब पहली बार वर्षा के भय से उसने शिप्रा की कार में शरण मांगी थी। शिप्रा की याद से उसके दिल में कांटे चुभने लगे। कार की गति धीमी थी, शायद धीमी होती जा रही थी। वह किनारे हटता गया। प्रकाश घना हो गया। तभी वह चौंक गया। एक विदेशी लंबी कार सन सफ़ेद बर्फ की चट्टान समान उसके समीप आकर रुक गई थी। उसके पग स्थिर रह गए। उतरने के लिए चालक ने गेट खोला तो उसने देखा शिप्रा। पैरों तले धरती सरक गई। शिप्रा उससे क्या चाहती है? राजीव, शिप्रा ने उसके समीप आकर कहा। उसकी आवाज़ वातावरण समान ही भीगी हुई थी। राजीव को उसने ऊपर से नीचे तक देखा, परंतु इससे आगे कुछ कहना मानो कठिन हो गया। हलक में कांटे फंसे रह गए। कार का गेट खुला हुआ था। कार के अंदर से झलकता प्रकाश तथा हेडलाइट्स की चमक में राजीव ने शिप्रा को ऊपर से नीचे तक देखा। एक हाथ की मुट्ठी में रूमाल को पकड़े वह उसके सामने एक लाश समान खड़ी थी। उड़ती उड़ती रंगत, बिखरी लटें, वीरान आंखें, आंखों में जैसे सुंदर नगर की झील करवट लिए झिलमिल कर रही थी। इतनी ठंड होने के पश्चात भी उसने केवल साड़ी ही लपेट रखी थी, इस प्रकार जैसे पंकज ने उसे अभी अभी ही सब कुछ बताया है और वह तुरंत भागी चली आ रही हो। सहसा वर्षा फुहार बनकर छा गई। कार की हेडलाइट्स में मोटी मोटी बूंदें चमक उठीं। हवाओं की चुभन और नुकीली हो गई, परंतु शिप्रा ने इसकी परवाह नहीं की। राजीव के पग भी धरती से चिपके रहे। राजीव, मैं, शिप्रा ने एक बार फिर कहने का प्रयत्न किया। मुझे क्षमा नहीं करोगे? उसकी आवाज़ पहले से भी अधिक भीगी हुई थी। राजीव ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिप्रा को वह उसी प्रकार देखता रहा, एकटक। आकाश का वह चंद्रमा जिसे अपनी ऊंचाई पर इतना गर्व था, अपनी सुंदरता पर नाज था, आज उसके पगों की खाक है। प्यार के शीतल सोते ने इस चट्टान को काटा ही नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़कर मिट्टी में भी मिला दिया था। प्यार की ताकत का कोई अनुमान नहीं। प्यार से शिप्रा तो क्या, सारा संसार जीता जा सकता है। राजीव, शिप्रा उसकी खामोशी देखकर सिसक उठी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत अधिक प्यार करती हूँ। शुरू से ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। उस रात जब सरोज का जन्मदिवस था, तुमने मुझे धिक्कार कर मेरी आंखें ही नहीं खोल दी थीं, वरन मेरे दिल में अपने लिए प्यार भी बसा लिया था। अपने अवमान में डूबी मैं किसी भी अवस्था में तुम्हारे आगे नहीं झुकना चाहती थी। फिर भी उस रात अपने आप बहुत देर तक लड़ने के बाद मैं तुम्हारे क्वार्टर पहुंची। कई बार दरवाज़ा खटखटाया, परंतु जब तुमने जागकर पूछा तो मैं साहस नहीं कर सकी कि तुम्हारे आगे अपनी गलती स्वीकार करूं, इसलिए बिना उत्तर दिए वापस भाग आई थी। राजीव ने उसे आश्चर्य से देखा। वह रात उसे भलीभांति याद थी। उसने खटखटाहट सुनकर पूछा भी था, परंतु उत्तर ना पाकर उसने उस बर्फीली हवा की शरारत समझते हुए संतुष्टि ग्रहण कर ली थी। वह दिन याद करो राजीव, वह दिन
शिप्रा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जब पार्टी के दिन तुमने टेलीफोन पर लिली से बातें की थीं, उस दिन मेरे दिल के अंदर तुम पर शंका के साथ जाने क्यों जलन भी उत्पन्न हो गई थी। शायद यह उसी प्यार का ही फल था जो पहली रात तुमने मेरे पत्थर दिल में फूल बनाकर उत्पन्न कर दिया था। और इसलिए जब तुम सरोज को पहुंचाकर देर से भीगे हुए वापस लौटे तो मेरा संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया। परंतु फिर जब लिली ने दूसरे दिन तुमसे फ़ोन पर बात की तो वास्तविकता जानकर मैं दिल ही दिल में बहुत लज्जित हुई। बल्कि मेरे दिल के अंदर तुम्हारे प्रति प्यार सागर के समान उमड़ पड़ा था। नारी हूं ना, इसलिए अपने अभिमान में डूबी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकी थी। राजीव ने उसे गौर से देखा। हाँ राजीव, शिप्रा बोली, मैं सत्य कह रही हूँ। दूसरे दिन जब फ़ोन आया था तो मैंने ही लिली से दोबारा रिंग करने को कहा था, और जब तुमने अपने क्वार्टर में फ़ोन उठाया तो इधर मैं भी फ़ोन उठाकर तुम लोगों की बातें सुन रही थी। डॉक्टर घोष को भी मैंने ही तुम्हारे इलाज के लिए भेजा था। उन्हें मना कर दिया था कि तुम्हें कुछ ना बताएं। राजीव को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो उस समय भूल ही गया था कि उसका टेलीफोन एक्सटेंशन है जिसे शिप्रा जब चाहे उसकी निजी बातें किसी से करने के लिए अलग कर सकती है और एक्सटेंशन की बातें सुनने के लिए अपना टेलीफोन उठा सकती है। उस दिन लिली ने टेलीफोन पर शिप्रा के प्रति कितने गंदे गंदे शब्द उपयोग किए थे। वह दिल ही दिल में लज्जित हुआ। डॉक्टर के बारे में भी अब तक वह यही समझता रहा कि वह लिली के भेजने से ही आया था, परंतु फिर भी उसने खामोशी धारण कर रखी थी। मैं चुड़ैल नहीं हूँ राजीव, शिप्रा गिड़गिड़ाई। मैं नारी हूँ, मेरी छाती में भी दिल है। इस दिल में अब प्यार ही प्यार है, केवल तुम्हारे प्रति। इस प्यार को साकार बनाने के लिए मैंने किसे ठोकर अलग नहीं कर देना चाहा। यह देखो मेरे प्यार का जीता जागता सबूत। सहसा शिप्रा ने अपना रूमाल वाला हाथ आगे बढ़ाकर हथेली खोल दी। राजीव ने देखा यह एक फूल था, सूखी हुई फूल की पत्तियां जिसकी खुशबू मिट गई, परंतु याद उसी समान ताज़ा है। यह वही फूल है जो एक बार तुमने मुझे दिया था, हमारे प्यार की पहली भेंट। यह अब तक मेरे पास सुरक्षित है। शिप्रा की आंखें झलक आईं। राजीव तब भी कुछ नहीं बोला, केवल उसे देखता रहा एकटक। वर्षा की बूंदें सूखे फूल की पत्तियों पर भंवरे के आंसू बनकर इसे ताजगी देने को तड़प रही थीं। राजीव, शिप्रा उसकी खामोशी से निराश हुई। वह मानो किसी भी अवस्था में राजीव को बिछड़ता नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने पैरों में प्यार की बेड़ियां पहनाने के लिए आज वह अपने दिल की सारी बातें कह देने पर उतारू थी। सिसकियों के मध्य उसने बात जारी रखी। वह रात याद करो जब 15 अगस्त को रॉयल होटल में सुंदरी प्रतियोगिता थी। मैं तुम्हें अपने साथ रॉयल होटल ले जाना चाहती थी, इसलिए जब तुम क्वार्टर में नहीं मिले तो तुम्हें इधर उधर ढूंढवाया। पंकज पहले ही जा चुका था। फिर जब तुम नहीं मिले तो मैंने सोचा कि दिन के समय मैंने तुमसे छुट्टी के लिए जिक्र किया था। संभवतः तुम छुट्टी जानकर कहीं चले गए हो। फिर विचार आया कि लिली ने तुम्हें फ़ोन पर रॉयल होटल चलने की दावत दी थी, टिकट भी बुक करा ली थी। शायद तुम वहीं गए थे। टेलीफोन द्वारा मैंने होटल के मैनेजर से तुम्हारा हुलिया वर्णन करके पूछा तो उसने बताया कि तुम वहाँ उपस्थित हो। लिली को वह पहले ही से जानता था। बस मैं भी छठ तैयार होकर वहाँ पहुँच गई, इसलिए मुझे देर भी हो गई थी। राजीव, वह 7 नंबर मैंने ही तुम्हें डांस के लिए भेजा था। यह नंबर मैंने डांस हॉल में पहुँचने से पहले ही लकी बॉक्स से निकाल कर रख लिया था। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता होटल के मालिक के घनिष्ठ मित्र थे। मैं अब भी उनकी बेटी समान हूँ। उस रात डांस के दौरान मैं तुम्हारे बहुत समीप हो जाना चाहती थी। तुम्हारी आंखों में झांककर मैं प्यार के सागर में डूब जाना चाहती थी, परंतु मेरे ओठ खुलते ही कांप उठते थे। मुझ में साहस नहीं होता था कि अपने अभिमान का गला घोंटकर प्यार में पहल करूं। नारी के लिए आगे जाकर किसी से अपना प्यार प्रकट करना लज्जा की बात नहीं तो और क्या है। मैं डांस में ही नहीं और भी कई अवसरों पर तुमसे अपना प्रेम प्रकट करते करते चुप रह गई थी, परंतु एक दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकी और इसलिए तुम्हें स्टेशन से पकड़कर सीधी शिप्रा नदी के उजाड़ स्थान पर ले गई, जहां मैं अधिक देर अपने दिल का प्यार राज नहीं रख सकी। राजीव ने उसे फटी फटी दृष्टि से देखा, स्तब्ध। उसके ओठ शिप्रा से कुछ कहते कहते रह गए। राजीव, सिसकियों से शिप्रा के ओठ थरथराने लगे, परंतु उसने कहना ना छोड़ा। तुमने सरोज के डैडी को बताया था कि तुम्हारी माँ बीमार है, पिता का स्वास्थ्य खराब है, छोटी बहनों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरा विश्वास करो,
जो ही मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार समाया, मैं उनके लिए भी चिंतित रहने लगी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने तुम्हें कोई वेतन नहीं दिया, परंतु तुम्हारे घर बराबर आवश्यकता से अधिक ही पैसे भेज देती थी। हाँ, उनके पत्र मैंने तुम तक न एक भी नहीं पहुंचने दिए, क्योंकि मैं तुम्हें चिंता में डालकर उन्हें अपने विवाह में बुलाते हुए तुमको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती थी, परंतु तुमने तो अपनी सौगंध ही देकर उन्हें आने से मना कर दिया था। यह बात मुझे बाद में आने वाले पत्र से पता चली, जब उन्हें हमारे वहां ना पहुंचने पर निराशा हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि शादी का बंधन टूटने के बाद मैंने उन्हें कोई पत्र नहीं लिखा, परंतु यदि तुम पर जुर्म साबित भी हो जाता, तुम्हें सजा भी हो जाती, तब भी मैं कभी न कभी अवश्य ही तुम्हारे घर वालों की सहायता करना फिर आरंभ कर देती। शादी का बंधन टूटे अभी केवल 1.5 महीने ही तो हुए हैं। तुम्हें अपने दिल से निकालना मेरे वश की बात नहीं है राजीव। मुझे क्षमा कर दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पंकज और सरोज ने मुझे शाम को ही सब कुछ बता दिया था। तभी से तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ चुकी हूँ। स्टेशन के भी कई चक्कर काटे हैं। सरोज और पंकज को वहीं बिठा दिया है कि तुम्हें जैसे ही देखें रोक लें। अब गाड़ी का समय होने से पहले मैं भी स्टेशन पर तुम्हारी ही आशा लिए जा रही थी। मुझे मत छोड़ो राजीव, मुझे अपना लो, मेरे साथ चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ राजीव, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ राजीव। ओह राजीव। शिप्रा फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों के आंसू वर्षा की झड़ी में घुलने के पश्चात भी अपनी धारा अलग किए थे। उसकी हिचकियां बंध गईं। राजीव का दिल फट गया। शिप्रा का दर्द सुनकर उसके कानों में पिघले शीशे सामान उतरने लगा। राजीव से वह शायद और भी कुछ कहना चाहती थी, जीवन की सारी बातें जो उसके पैरों में प्यार की बेड़ियां डाल सकें, परंतु सिसकियों ने इसकी आज्ञा नहीं दी। वर्षा में वह पूरी तरह भीग चुकी थी। साड़ी शरीर से चिपक गई थी। लटें भीगकर सफ़ेद मुखड़े पर बदली समान ठहरी हुई थीं। वह कांप रही थी, ऊपर से नीचे तक, ठंड से भी तथा दुख दर्द से भी। राजीव को लगातार आस भरी दृष्टि से देखने के बाद शिप्रा को निराशा हुई तो उसने अपनी पलकें झुका लीं और जोर जोर से हिचकियां लेने लगी। राजीव से अवार्ड सहन नहीं हो सका। शिप्रा की अवस्था देखी नहीं गई। उसने टिन का सूटकेस हाथ से छूट गया। शिप्रा ने पलकें ऊपर की। राजीव के ओठ कांपे। एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने हाथ आगे फैला दिए। शिप्रा एक मीठे सोते समान उसके दिल की गहराइयों में समा गई। फिर दूर कहीं बादल गरजे, बिजली कड़की। धमाके के साथ बिजली की कौंध में सारा सुंदर नगर चमक उठा। इस प्रकार मानो वातावरण की परवाह किए बिना पहाड़ी सुंदरी अपने मुखड़े से आंचल हटाकर खिलखिलाती हुई हंस पड़ी हो। तो मित्रों, रानू का यह उपन्यास प्यासी नदी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहिए, और भी अच्छे अच्छे उपन्यास आपको सुनने को मिलेंगे। इस चैनल को और आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।